हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, 2213 पोस्ट बिहार दरोगा का जो पीटी एग्जाम 26 दिसंबर 2021 को लिया जाएगा। फ्रेंड्स, उसके लिए जो एडुटेरिया का वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस बुक है उसका सेट नंबर 13 आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 12 तक को कवर कर लिया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपने नहीं देखा है तो इन सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। मैंने सभी का लिंक आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि जब भी इस तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न देखिएगा कि बजट 2021-22 में शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए कितनी राशि आवंटित किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 है, ये जो है फ्रेंड्स, इसको चलाया कब से कब तक जाएगा तो 2021 से लेकर के 2026 तक इसको चलाया जाएगा। ठीक है, और इसके लिए जो है बजट 2021-22 में कितना राशि जो है आवंटित किया गया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1,41,678। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना है। देखिए फ्रेंड्स, एडुटेरिया का ये जो वॉल्यूम 3 बुक है इसमें टोटल 15 सेट दिए गए हैं और एक सेट में 25 करंट अफेयर के क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सभी जो सेट्स हैं 15 सेट, उनके सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को हमने एक ही वीडियो में कवर करा दिया। यानी कि देखा जाए तो एक टोटल जो है 375 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है इस बुक में। सभी को मैंने एक ही वीडियो में कंप्लीट कराया हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप सर्च कर लीजिएगा, आपको वीडियोज मिल जाएंगे, देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो सदस्य बना है वो यूएई बना है, उरुग्वे बना है और बांग्लादेश बना है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एनडीबी की जो स्थापना है, इसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 को की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका हेडक्वार्टर जो है चीन के संघाई शहर में है। इसको भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गूगल क्लाउड इंडिया ने कहाँ पर अपना दूसरा क्लाउड क्षेत्र शुरू करने की घोषणा की है। तो पहला जो किया था इसने, ये मुंबई में 2017 में किया था, और दूसरा जो इसने स्टार्ट करने की घोषणा की है ये दिल्ली एनसीआर में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि बजट 2021-22 में राजस्व घाटा कितना अनुमानित है। तो राजस्व घाटा जो है फ्रेंड्स, ये कितना अनुमानित है, तो ये जो है जीडीपी का 5.1% रहने का अनुमान है। ठीक है, तो 5.1% हो जाएगा। वहीं अगर पूछा जाए कि राजकोषीय घाटा, तो ये 6.8% जो है इसका रहने का अनुमान लगाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का पहला लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला लिथियम रिफाइनरी जो है यह गुजरात में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, 2008 से लेकर के अब तक जितने भी बिहार दरोगा में प्रश्न पूछे गए हैं फ्रेंड्स, घटना चक्र जो है बिहार दरोगा का, उसको हमने सब्जेक्ट वाइज कवर किया हुआ है। हिस्ट्री को अलग, पॉलिटी को अलग, ज्योग्राफी को अलग, साइंस को अलग, सबको अलग अलग वीडियो में कवर किया हुआ है। सभी वीडियोज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, देख लीजिएगा। देखिए 2021 में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया, तो ये 3 जुलाई के दिन मनाया गया है। और थीम था इसका क्या, तो थीम याद रखिएगा रीबिल्ड बेटर टुगेदर। ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ रीबिल्ड बेटर टुगेदर। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, ये थीम था इसका। उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में किसे भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये किसको बनाया गया है, ये बनाया गया है, ध्यान रखेंगे, पवन कुमार गोयनका को। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन तथा प्राधिकरण क्षेत्र का नया अध्यक्ष बनाया गया है पवन कुमार गोयनका को। उसके बाद देख लीजिएगा कि हाल ही में किस शहर के लिए पहला पराग कैलेंडर विकसित किया गया है। तो पहला पराग कैलेंडर जो है विकसित किया गया है चंडीगढ़ के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह कैलेंडर एलर्जी उत्पन्न करने वाले संभावित कारकों की पहचान करने और संवेदनशील लोगों को जोखिम से बचाने में मदद करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स कि केंद्र सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को किस मंत्रालय के तहत लाने का निर्णय लिया है। तो ये निर्णय लिया है वित्त विभाग के अंतर्गत लाने का। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा वित्त विभाग, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का नया प्रमुख किसे बनाया गया है। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी पूछा गया है, तो इसका नया अध्यक्ष वीवीएस लक्ष्मण को बनाया गया है। ठीक है, वीवीएस लक्ष्मण को बनाया गया है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका वीवीएस लक्ष्मण। उसके बाद देखिएगा कि 16 नवंबर 2021 को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया। तो फ्रेंड्स, ये जो उद्घाटन किया है किसने किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। ध्यान रखिएगा, यह एक्सप्रेसवे लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लखनऊ से गाजीपुर को प्रसिद्ध व्यक्ति मनु भंडारी का हाल ही में निधन हो गया है, वो क्या थे? तो देखिए ये जो थे मनु भंडारी, ये प्रसिद्ध लेखिका थे, ठीक है, हाल ही में इनका निधन हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा लेखक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि समुद्र पर्यावरण में प्लास्टिक कचरों के प्रवेश को रोकने हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसके लिए भारत ने अप्रैल 2021 में जर्मनी के साथ जो है समझौता किया, तो ये जर्मनी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि FOIP संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया? तो देखिए ये जो किया गया है, ये किया गया है किसके बीच? तो भारत और जापान के बीच किया गया है। कहाँ पर? तो हिंद महासागर में, तो भारत और जापान हो जाएगा। उसके बाद देखिए ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या है? ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट या रिपोर्ट जो है इसमें भारत का स्थान पूछा गया है। तो देखिए पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है, भारत का स्थान इसमें 67 है, स्विट्जरलैंड फर्स्ट पोजीशन पर है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि वर्ष 2023 में आयोजित विश्व सैन्य खेल दिवस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अच्छा 2021 में इसका आयोजन किया गया है रूस में, 2023 में इसका आयोजन किया जाएगा कहाँ पर? तो कोलंबिया के बोगोटा में, ठीक है, कोलंबिया के बोगोटा में किया जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो कोलंबिया हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिएगा निम्न में से किसे बाल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो बाल शांति पुरस्कार 2021 से नव अग्रवाल और विहान अग्रवाल को सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में किस राज्य ने राज्य तितली के रूप में कैसर हिंद को मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स ये दिया है किस राज्य ने? तो ये दिया है अरुणाचल प्रदेश ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए किस बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान की शुरुआत की है? मुंह बंद रखो अभियान की शुरुआत किया है किस बैंक ने? तो ये किया है HDFC बैंक ने। लास्ट में आप सभी लोग स्कोर बता के जाइएगा। देखिए निम्न में से कौन सा देश COP28 की मेजबानी 2023 में करेगा? देखिए अभी हाल ही में COP26 का आयोजन किया गया था ग्लासगो में, ठीक है, ग्लासगो में किया गया था। COP27 का आयोजन होगा इजिप्ट में, और COP27 इजिप्ट यानी कि मिस्र में, और COP28 का जो आयोजन किया जाएगा ये कहाँ पर किया जाएगा? ये UAE में किया जाएगा, ठीक है, UAE में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत का पहला घास संरक्षिका का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया है उत्तराखंड के रानीखेत में, ठीक है, रानीखेत हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला गैर लाभकारी शहर लॉन्च किया है? गैर लाभकारी शहर लॉन्च किया है सऊदी अरबिया ने, ठीक है, सऊदी अरब के जो प्रिंस थे इन्होंने ही पहला गैर लाभकारी शहर को लॉन्च किया है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और मुद्रा यहाँ की रियाल है। रियाल और रियाद, रियाद राजधानी हो जाएगा और रियाल मुद्रा हो जाएगा, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये सऊदी अरब हो जाएगा। पुस्तक द बैटल ऑफ रिजेंगला, इसके लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है किसने? तो देखिए इस पुस्तक में भारत चीन के बीच जो युद्ध हुआ था 1962 में, उसी पर यह आधारित बुक है। इसको लिखा है कुलदीप यादव ने। अगला प्रश्न देखिएगा कि अश्विन पोर्टल को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? अश्विन पोर्टल को, इस पोर्टल को शुरू किया है बिहार की सरकार ने। आशा जो कार्यकर्ता हैं, आशा कार्यकर्ताओं को समय समय पर प्रोत्साहन राशि भुगतान करने हेतु बिहार गवर्नमेंट के द्वारा अश्विन पोर्टल की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित राज्यों एवं उनके राज्यपालों का कौन सा मिलान सही नहीं है? तो देखिए उड़ीसा के प्रोफेसर गणेशी लाल हो जाएगा। त्रिपुरा का जो है ये रमेश बैस नहीं है। त्रिपुरा के जो गवर्नर हैं वो हैं कौन? तो त्रिपुरा के हैं सत्यदेव नारायण आर्य, ठीक है। बिहार के फागू चौहान, गुजरात के आचार्य देवव्रत, तो नहीं है कौन सा इसमें सुमेलित? ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 26 नंबर देख लीजिएगा। 26 नंबर से यहाँ से मैथ के क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स, मैं फटाफट इनका आंसर बताते चलता हूँ। देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 27 का जो है ये करेक्ट आंसर 24/5 हो जाएगा। तो देखिए 24/5 कहाँ हो जाएगा? तो 5 चौका 20 और 4 24/5, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 28 का 10% इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 29 का देख लीजिए, 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 28% हो जाएगा। और फ्रेंड्स 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, 12 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो नदी द्वारा जो निर्मित मिट्टी है इसको कहा जाता है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण जो है नदियों द्वारा बहाकर लाए गए मिट्टी से होता है। और देखिए फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा जो है भारत में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, ध्यान रखेंगे।
इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है, ठीक है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। यह दो प्रकार की होती है, बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी। बांगर मिट्टी कहा जाता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को, और खादर मिट्टी जो है ये कहा जाता है नवीन जलोढ़ मिट्टी को। ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर इसका जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। कर्नाटक के किस जिले में कॉफी की पैदावार सर्वाधिक होती है? सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा कि कॉफी का उत्पादन सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है, और ये सबसे कॉफी का जो पैदावार होता है सर्वाधिक कर्नाटक के कुर्ग जिले में होता है। आपको याद होगा कुर्ग अरेबिका कॉफी को, कुर्ग अरेबिका कॉफी को जीआई टैग दिया गया था, और वायनाड का जो था केरल का जो वायनाड रोबास्टा कॉफी, इसको भी जीआई टैग दिया गया था। याद होगा आपको, ध्यान रखेंगे, हो सकता है कहीं पूछ लिया जाए। देखिए कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप, तो देखिए नीचे वाला ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं है, तो पढ़िएगा सभी ऑप्शंस को। देखिए इसमें से जो दिया गया है, देश के दक्षिण आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, ठीक है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। देखिए कर्क रेखा भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के गुजरती है। ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा यहाँ से। हाँ, कितना नंबर किया? 33। अब 34 कवर कर लेते हैं। देखिए शिवालिक का विस्तार है, बताइए। देखिए शिवालिक को बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, और यह श्रेणी पोटवार बेसिन से होकर के पूर्व में तीस्ता नदी तक फैला हुआ है, ठीक है। तो ये पोटवार बेसिन से तीस्ता के मध्य हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सबसे छोटा राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से ये गोवा है, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत में निम्न में कौन सा पौधा मरुद्भिद है? कौन सा पौधा मरुद्भिद है? वे पौधे जो शुष्क स्थानों में उगते हैं उनको मरुद्भिद पौधे कहा जाता है, और इसमें से करील जो है, ये करील है, बबूल है, कैक्टस है, ये सभी मरुस्थल में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए जीरोफाइट कहा जाता है इनको। निम्न में से कौन सा राज्य मूंगफली उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो मूंगफली उत्पादन में जो लेटेस्ट आंकड़ा है, गुजरात प्रथम स्थान पर है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि दिए गए विकल्पों में कौन सी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो देखिए कृष्णा की जो सहायक नदी नहीं है ये पूछा गया है। तो देखिए अमरावती जो है, यहाँ पर देख रहे हैं अमरावती, ये जो है अमरावती, ये किसकी सहायक नदी है? तो अमरावती जो है ये कावेरी की सहायक नदी है, ठीक है। तो कृष्णा की सहायक नदी ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। बाकी मालप्रभा, तुंगप्रभा, भीमा, उसके बाद कोयना, मुस्सी, ये सभी जो हैं ये कृष्णा की सहायक नदी जो है, ये सभी जो हैं आपको कृष्णा की सहायक नदी हैं, और अमरावती कावेरी की है। उसके बाद देखिएगा कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का जनसंख्या के मामले में देश में कौन सा स्थान है? तो बिहार जो है तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, और तीसरे स्थान पर बिहार का नंबर आता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हिंद महासागर को लाल सागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? देखिए जल संधि जब भी आएगा तो जल संधि जो है ये दो जलखंड को जोड़ती है, जल राशि को जोड़ती है, और स्थल खंडों को अलग करती है। क्लियर है? तो देखिए इसमें से बाब अल मंडेव जो है यह हिंद महासागर यानी कि अरब सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ध्यान रखेंगे। मलक्का जो है, और ये देखिए बाब अल मंडेव जो है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे किनको जोड़ती है? तो ये जोड़ती है हिंद महासागर को और लाल सागर को। क्लियर है? हारमुज जो है, यह हारमुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है, और मलक्का जो है यह अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रंगराजन समिति का संबंध किससे है? रंगराजन समिति का संबंध जो है ये भुगतान संतुलन से है। ध्यान रखेंगे, भुगतान संतुलन से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिएगा किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आंकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से। तो प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करता है? तो ये करता है कुल बचत पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 44 नंबर देखिएगा। 44 नंबर है कि भारतीय स्टॉक बाजार विनियम किसके द्वारा किया जाता है? तो स्टॉक बाजार का विनियमन जो है यह किया जाता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी कि सेबी के द्वारा, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देखिए इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी ये 12 अप्रैल 1988 को हुई थी, और इसको संवैधानिक दर्जा जो है ये 1992 में 12 अप्रैल को प्रदान किया गया था।
देखिए गरीबी हटाने पर बल पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था फ्रेंड्स? ये दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? तो ग्रीन मफलर जो है इसके अंतर्गत ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए सड़कों के जो किनारे किनारे जो है हरे पौधे लगाए जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपके किससे? ध्वनि प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि कार्बन उत्सर्जन करने वालों की सूची में, देश की सूची में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान जो है फ्रेंड्स ये तीसरा है। पहले स्थान पर चाइना है, दूसरे स्थान पर अमेरिका है, भारत तीसरे नंबर पर आता है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। भारत में नई वन नीति कब लागू की गई थी? देखिए आपको याद होगा कि वन संरक्षण हेतु वन संरक्षण अधिनियम को 1980 में पारित किया गया था। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। और नई जो वन नीति है इसको 1988 में लागू किया गया था। उसके बाद देखिए कौन सा इसमें से कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है? कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण बगीचा होता है, खेत होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए खेत नहीं दिया गया, बगीचा दिया गया है। उसके बाद देखिए किस राज्य में राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव जो है संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये किया जाता है साधारण बहुमत के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकता है? आसान है 143, लेकिन इसको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा कि वरीयता के क्रम में जो सबसे ऊपर से कौन सा पोस्ट हो जाएगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिया गया है, भूतपूर्व राष्ट्रपति दिया गया है, राज्यों के राज्यपाल दिया गया है और केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री दिए गए हैं। तो देखिए सबसे ऊपर राष्ट्रपति होता है, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद राज्यपाल होते हैं। तो देखिए इसमें राज्यपाल हो जाएगा राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में। उसके बाद देखिए किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दिया गया था? तो देखिए ये था आपका 41वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। ठीक है, और देखिए इस अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 316 में संशोधन किया गया, अनुच्छेद 316 में संशोधन किया गया और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो आयु सीमा है 60 से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दिया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी 42वां संविधान संशोधन आपको जानते हैं, यहाँ बार बार रिपीट करने की मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको लघु संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए यह भारत की देन है, यह 1962 से जारी की है और यह अनौपचारिक साधन है जिससे संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं। तो सभी इसमें से सत्य दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 56 नंबर कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने पर अधिकतम कितने दिनों तक उसको बढ़ाया जा सकता है? देखिए संसद अनुमोदन के उपरांत एक बार में 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, लेकिन इसे आगे बढ़ाने के लिए पुनः संसदीय अनुमोदन आवश्यक होता है और इस तरह से अधिकतम 3 वर्षों तक राष्ट्रपति शासन प्रभावी रह सकता है। तो ये 3 वर्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, सामान्यतः क्या होता है कि जब लोकसभा का जो फ्रेंड्स पहला बैठक होता है तो उसी समय प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स? और प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और फिर क्या होता है कि जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो स्पीकर का चुनाव कर लेते हैं। उसके बाद ये प्रोटेम स्पीकर का जो पोस्ट है ये स्वतः समाप्त हो जाता है। तो ये प्रोटेम स्पीकर भारत के राष्ट्रपति हो जाएंगे। अच्छा, बिहार विधानसभा का भी चुनाव हुआ था, उसमें जीतन राम मांझी जो थे ये प्रोटेम स्पीकर बने थे। ठीक है, और राज्यों में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित किया गया? केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका 1919 जो है भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया गया था और प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का परिवर्तन भी इसी शासन अधिनियम के अंतर्गत किया गया था, ध्यान रखेंगे। चलिए, भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहित है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रक्रिया ध्यान से सुनेंगे तो देखिए ये लिया गया है फ्रेंड्स, कहाँ से? तो ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया ये लिया गया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। राष्ट्रपति राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में जो 12 व्यक्तियों का मनोनयन करते हैं ये किस देश से लिया गया? ये जरा आप मुझे बताइएगा। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर। देखिए 60 नंबर है कि संविधान सभा का जो उद्देश्य प्रस्ताव था निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है ये किया गया था 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए, और 22 जनवरी 1947 को इस प्रस्ताव पर स्वीकृति भी मिल गई थी। जूनागढ़ रियासत को किस माध्यम से भारत में मिलाया गया था। तो जूनागढ़ को जो है जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया था। ठीक है, और हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से और जम्मू कश्मीर की रियासत को विलय पत्र के हस्ताक्षर के माध्यम से किया गया था। उसके बाद देखिएगा कि 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है। तो ये बहुत ईजी है, 8वीं अनुसूची हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य कौन करता था। तो वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का जो कार्य होता था ये करता था उग्र, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ऋग्वेद में किसी भी प्रकार का न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं किया गया है। ऋग्वेद में किसी भी प्रकार के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं किया गया है। यानी कि पूछा गया है प्रश्न में कि द्वितीय क्रम यानी कि दूसरे जो जैन तीर्थंकर थे वो कौन थे। पहले ऋषभ देव थे, ठीक है, दूसरे हो जाएंगे कौन, तो दूसरे अजितनाथ हो जाएंगे। ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए अजितनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वो हाथी था। पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे, इनका प्रतीक चिन्ह सांड था। संभवनाथ जो थे, संभवनाथ ये ध्यान रखेंगे तीसरे थे, तीसरे तीर्थंकर, घोड़ा इनका प्रतीक चिन्ह था। और अरिष्टनेमी जो थे ये 22वें तीर्थंकर थे, इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो शंख था। तो इस तरह से सबको आप ध्यान रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। अच्युतनाथ दूसरे क्रम के जैन तीर्थंकर थे। उसके बाद देखिएगा कि वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी मिलती है। तो फ्रेंड्स ये मिलती है कहाँ से, तो ये उपनिषद से मिलती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, उपनिषद हो जाएगा। और इस धर्म का जो विकास है भागवत धर्म से हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। तो आत्मनियंत्रण की शिक्षा जो है ये दी गई है छठे अभिलेख में, ऑप्शन नंबर छठे शिलालेख में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा शिलालेख जो है फ्रेंड्स इसमें भेरी घोष की जगह पर धम घोष की, ठीक है, इसमें धम घोष की घोषणा की गई है। उसके बाद देखिएगा जो सातवां अभिलेख है, सातवां और आठवां दोनों ध्यान रखेंगे, सातवां और आठवां शिलालेख में तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। 11वां जो शिलालेख है इसमें धम की व्याख्या की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र, सर्वाधिक शब्द यहाँ पर लगाया गया है। इस तरह से देखा जाए तो गुप्त काल में जो व्यापारिक केंद्र थे वो था पाटलिपुत्र, उज्जैन, मथुरा और भणौच, ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो था ये उज्जैन था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिएगा कि निम्न में से किस सल्तनत कालीन शासक ने सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। तो ये किसने किया था, ये किया था इल्तुतमिश ने, ठीक है, इल्तुतमिश ने, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, इल्तुतमिश ने। ध्यान रखेंगे इसने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया था, इसने इक्ता प्रणाली चलाया था, 40 गुलामों वाला जो सरदार का संगठन था तुर्के चहलगानी, इसका शुरुआत किया था। और इसने फ्रेंड्स राजधानी को कहाँ से, लाहौर से लेकर के दिल्ली आया था, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। देखिए विजयनगर में आने वाले जो प्रमुख विदेशी यात्री अब्दुल रज्जाक था वो किस देश का यात्री था। तो अब्दुल रज्जाक जो था यह आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में, देवराय द्वितीय के शासनकाल में, और यह फारस का यात्री था, यानी कि फारसी था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इटली का कौन था, इटली से आने वाला निकोलो कोंटी था जो देवराय प्रथम के दरबार में आया था। पुर्तगाली जो था ये नूनिज था, और नूनिज जो आया था ये अच्युत राय के दरबार में आया था। और देखिए बारबोसा और डोमिंग पायस ये पुर्तगाली यात्री थे ये भी, ठीक है, और ये आए थे किसके दरबार में, कृष्णदेव राय के दरबार में। तो चलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि अकबर ने हरम दल से अपने आप को पूर्णतः मुक्त कर लिया था। तो अकबर ने हरम दल से अपने को मुक्त किया था कब, ये 1562 में, ठीक है। उसके बाद सुनिएगा तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया था, 1563 में। जजिया कर को 1564 में, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इबादत खाना की स्थापना 1575 में, ये 1564 है, 1564 में इसने जजिया कर को समाप्त किया। इबादत खाना की स्थापना 1575 में, मजहर की घोषणा 1579 में, ठीक है, और दीन ए इलाही की स्थापना 1582 में, और दीन ए इलाही सम्मत की स्थापना, ठीक है, इलाही सम्मत जो आपने सुना इसके स्थापना, इलाही सम्मत की स्थापना 1583 में। तो ध्यान रखेंगे प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत जो है समाप्त हुआ था। तो ये हुआ था ए ला सापल की संधि, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, क्लियर है। यह जो था प्रथम कर्नाटक युद्ध यह ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो है यह किसके शासनकाल में लड़ा गया था। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। देखिए प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के समय गवर्नर जनरल जो था ये था लॉर्ड एमहर्स्ट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए जो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, ये किस संधि के तहत जो है समाप्त हुआ था, तो यान्डयूब की संधि। ठीक है, यान्डयूब की संधि, ध्यान रखेंगे यान्डयूब की संधि जो है ये 1826 में हुई थी। और युद्ध जो चला था ये 1824 से 1826 तक चला था। चलिए, और इसी के समय जो है बैरकपुर में सैनिक विद्रोह हुआ था 1824 में। ठीक है, बैरकपुर में सैन्य विद्रोह पूछा जाता है तो लॉर्ड एमहर्स्ट के समय हुआ था। देखिए निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध कहा था, तो ये कहा था टी.आर. होम्स ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स इसमें देख रहे हैं डिजरायली ने क्या कहा था, तो डिजरायली ने जो है इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। वी.डी. सावरकर ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। और फ्रेंड्स L.E.R. रीज ने धर्मांधों के खिलाफ ईसाइयों का युद्ध बताया था। ठीक है, इसको। उसके बाद देखिए सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था, तो नेताजी किसने कहा था, तो एडोल्फ हिटलर ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे देश नायक किसने कहा था इनको, तो देश नायक इनको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसमें से सत्य कथन आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें से सभी के सभी कथन सत्य दिए गए हैं, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक एक करके पढ़ लीजिए, सभी कथन सत्य दिए गए हैं। उसके बाद देखिएगा मिलान करना है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। फसली पादपों का अध्ययन एग्रोनॉमी कहलाता है। पादप जीवाश्मों का अध्ययन पैलियोबोटनी कहलाता है। कोको का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। तो ये क्रम से दिया गया है, 1 2 3 4 राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि R.H. विटटेकर ने जीवों को कितने वर्ग में जो है वर्गीकृत किया, तो इन्होंने 5 वर्गों में किया है। ठीक है, और ये 5 वर्ग कौन कौन से, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, कवक है यानी कि फंगी है, उसके बाद पादप है और जंतु है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 78 नंबर। देखिए 78 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहा जाता है, तो बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्रिप्टोफाइट कहा जाता है। तो क्रिप्टोफाइट राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे लिथोफाइट जो है, लिथोफाइट यहाँ पर देख रहे हैं, लिथोफाइट चट्टानों पर उगने वाले शैवाल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित रासायनिक संगठक में सर्वाधिक उपस्थित रहता है, तो ये प्रोटीन रहता है। देखिए रक्त में लगभग कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है, तो लगभग जो है रक्त में 55% प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा में पूछा जाता है जल कितना प्रतिशत होता है, तो प्लाज्मा में 90% जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से किलोसिस रोग होता है, तो किलोसिस जो होता है यह किस विटामिन की कमी से होता है, तो फ्रेंड्स ये होता है विटामिन B2 की कमी से। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, निकोटिनामाइड। ठीक है, निकोटिनामाइड है इसका। उसके बाद विटामिन B5 का पेंटोथेनिक अम्ल, विटामिन K का फिलोक्विनोन। अगला क्वेश्चन देखिए मानव खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है। देखिए मानव खोपड़ी जो है, मानव खोपड़ी इंग्लिश में इसको स्कल कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए मानव खोपड़ी, और एक इसी तरह से पूछा जाएगा मानव सिर। तो देखिए जब खोपड़ी पूछा जाए तो खोपड़ी में होती है कितनी हड्डी, खोपड़ी में 22 हड्डी होती है, स्कल में 22 हड्डियां होती है। सिर जब पूछा जाए तो सिर में होती है 29 हड्डी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तो खोपड़ी पूछा गया है तो खोपड़ी में 22 हड्डी होने चाहिए। देखिए होती क्या है इसमें जो है सबसे पहले मैं सिर बता देता हूँ। देखिए सिर में मैंने बताया कितनी हड्डी होती है, तो 29 हड्डी होती है, सिर में 29 हड्डी होती है। और इसमें क्या होता है 29 हड्डी में, तो 8 अस्थि जो होती है, ये 8 अस्थि जो कपाल का निर्माण करती है, 8 हड्डी। उसके बाद 14 हड्डी चेहरे पर होती है, क्लियर, 22 हड्डी हो गई। और मैलियस इनकस और स्टेप्स, एक कान में 3 हड्डी होती है, मैलियस इनकस स्टेप एक एक करके, और दूसरे कान में 3, तो 6 हड्डी हो गई। और एक होता है हेड बोन, जो गले में लगाया जाता है फांसी के समय, जो हेड बोन टूट जाता है जिसके कारण आदमी मर जाता है, तो एक हेड बोन होता है। देखिए 14 8 22 और 6 28 और 1 29, ये पूरा सिर में हो गया। अब खोपड़ी में क्या होता है, स्कल में क्या होता है, ये कान वाली हड्डी को और हेड बोन को इसको नहीं जोड़ा जाता है, तो ये 6 एक 7 हड्डी निकल गई तो 22 हड्डी होती है। तो खोपड़ी पूछेगा तो 22 हड्डी, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और स्कल पूछेगा तो 22 हड्डी, और सिर पूछेगा तो 29 हड्डी। तो सिर यहाँ अगर पूछा होता तो प्रश्न में 29 होता, लेकिन खोपड़ी पूछा गया है, स्कल पूछा गया तो स्कल में 22 हड्डी होती है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है,
निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? सॉरी, पादप नहीं, ये पाचक हार्मोन है। पाचक हार्मोन, तो इनमें से सभी जो है ये जो है छोटी आंत से स्रावित होते हैं। अल्कोहल का रासायनिक सूत्र, अल्कोहल बताइए। तो ये अल्कोहल हो जाएगा C2H5OH। ठीक है, अल्कोहल है, ये होता है C2H5OH। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसको हम लोग एथिल अल्कोहल कहते हैं। कांच का रंग लाल निम्न में से किसके कारण होता है? कांच का रंग लाल जो है ये क्यूप्रस लवण के कारण और सेलेनियम के कारण होता है। तो देखिए यहाँ पर क्यूप्रस लवण दिया गया है। धूप चश्मों के निर्माण में किस प्रकार के कांच का प्रयोग होता है? तो ये क्रुक्स कांच का इस्तेमाल किया जाता है धूप चश्मों के निर्माण में। 87 नंबर देख लीजिएगा, मिलान करना है। तो यूरेनियम का समस्थानिक का उपयोग कहाँ होता है? तो फ्रेंड्स, यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग नाभिकीय ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद कोबाल्ट का समस्थानिक, तो कैंसर के उपचार में। उसके बाद आयोडीन का समस्थानिक, गलगंड जो होता है उसके उपचार में। उसके बाद देखिए रेडियम का समस्थानिक, ये होता है कैंसर का उपचार करने में, द्वितीयक कैंसर का उपचार में, द्वितीयक कैंसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 1 2 3, 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए आवर्त सारणी के किस समूह को उत्कृष्ट गैस कहा जाता है? नोबेल गैस कहा जाता है। तो ये कहा जाता है फ्रेंड्स, शून्य वर्ग के जो ग्रुप है, शून्य वर्ग के गैस, उनको कहा जाता है। और समूह जो है 18 समूह है। ठीक है, शून्य वर्ग के। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये जो अक्रिय गैस है, उत्कृष्ट गैस है, आपको पता है हीलियम, नियोन, आर्गन, जनन, रेडॉन, क्रिप्टन है। फोटोग्राफी में फिल्म के अस्थायीकरण में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है किसका? सोडियम थायोसल्फेट का। सोडियम थायोसल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि सिल्वेनाइट किसका अयस्क? सिल्वेनाइट किस धातु का अयस्क? सिल्वेनाइट जो है ये सोना का है, गोल्ड का है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी जी के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए इसका मान याद रखना है, पूछा जाता है। ठीक है, इसका मात्रक भी याद रखना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इसका यूनिट होता है। इसका वैल्यू याद रखना है। ठीक है, ये तो सही दिया गया है, सदिश राशि नहीं है, यह एक अदिश राशि है। ध्यान रखेंगे, यह एक जो है क्या है? यह एक अदिश राशि है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए ये सही दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो है, माफ करेंगे, पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अदिश राशि है। गर्म करने पर निम्न में से किसमें सबसे कम वृद्धि होती है? सबसे कम ठोस में, फिर होता है आपका किसमें? द्रव में, फिर गैस में। तो ठोस हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा इसमें से अनुप्रस्थ तरंग है? तो देखिए अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है? जब किसी माध्यम में यांत्रिक तरंगों में संरचना होने पर माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत जो है सरल रेखीय गति करते हैं, तो उस तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। प्रकाश जो है यह अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। उसके बाद भूकंपीय तरंगों में जो एस तरंग है, एस तरंग, ये अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। सितार, वीणा, गिटार, इन सबसे जो उत्पन्न होता है तरंग, वो अनुप्रस्थ तरंग है। तो देखिए यहाँ पर भूकंपीय तरंग एस जो है अनुप्रस्थ तरंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94 नंबर। देखिए 94 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस चुंबकीय तरंग का उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है? तो किसका किया जाता है? ये किया जाता है गामा किरण का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रकाश की किरण जो प्रिज्म से गुजारने पर निम्न में से किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? तो देखिए प्रिज्म से जब कोई भी प्रकाश 7 रंग गुजारा जाता है, ठीक है, तो देखिए होता क्या है, सबसे ज़्यादा विचलन जो होता है बैगनी का होता है। सबसे ज़्यादा विचलन किसका होता है? बैगनी का होता है। जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है उसका विचलन सबसे अधिक होता है, तो बैगनी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य लाल का होता है और इसका विचलन सबसे लाल का कम होता है, तो ध्यान रखेंगे। निशात बाग निम्न में से किस राज्य के शासित प्रदेश में? ध्यान से सुनिएगा। देखिए शालीमार बाग कहाँ पर है? शालीमार बाग श्रीनगर में है। किसने बनवाया था? जहांगीर ने। आराम बाग कहाँ पर है? आगरा में है। किसने बनवाया था? बाबर ने। निशात बाग जो है ये कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा। और इसको बनवाया था किसने? तो इसको बनवाया था किसने? तो ध्यान रखेंगे, नूरजहां का भाई बनवाया था, आसफ खान। नूरजहां का भाई आसफ खान इसको बनवाया था। देखिए विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ये प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई के दिन मनाया जाता है। इस वर्ष इसका थीम था द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। ऑलरेडी थीम पर मैंने वीडियो कवर करा दिया है। 2021 के सभी इंपॉर्टेंट डेज और थीम को मैंने कवर कराया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, देख लीजिएगा। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 14 सितंबर को जो है ये मनाया जाता है हिंदी दिवस। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वायुसेना के दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ है?
तो देखिए कहाँ पर है फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा गांधीनगर गुजरात में। उसके बाद देखिएगा कि बौद्धिक संपदा संगठन विपो, ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो विपो का जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में है, तो स्विट्जरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा यहाँ मिलान करना है। तो देखिए इसको मिलान करके आंसर आप बताइएगा। देखिए एक तरफ संसद का नाम दिया गया, दूसरे तरफ देश दिया गया, यानी कि किस देश को संसद को क्या कहा जाता है ये आप बताइएगा। ठीक है, इन सब का आंसर आप कमेंट करके बता दीजिएगा, अपना स्कोर आप कमेंट करके बता दीजिएगा। और फ्रेंड्स सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा।